हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी का बिगुल जो है वो अब बज चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप में से ऐसे हैं जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जब वैकेंसी का इंतजार होता है तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं उनके मन में तमाम तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या सिलेबस है, कब इसके फॉर्म आएंगे, क्या क्या पोस्ट इसके मिलती है, क्या क्या उनका वर्किंग होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या एग्जाम पैटर्न है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये तमाम तरीके के क्वेश्चन जो आपके मन में हैं वो चल रहे होते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं आप सभी को जवाब देने वाला है इन सभी सवालों के। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी से जुड़ी हुई हर एक छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बारीकियों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन सारी चीजों को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर जानेंगे कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। देखें, रेलवे ने इस साल से एक अपना कैलेंडर दिया और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी तक की सारी वैकेंसी जो है वो आई हुई है। इसी क्रम में मेरे भाई अगर हम लोग यहां पर बात करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि जुलाई से सितंबर के बीच में बताया गया है कि जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है लेवल 4, 5, 6 और जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है लेवल 2 और 3, इसी को बोलते हैं मेरे भाई एनटीपीसी। इसी को क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट एनटीपीसी, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, इसकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है और जुलाई से सितंबर को कहा गया है। इसका डिपार्टमेंटल नोटिस भी अभी हम लोगों ने देखा जिसमें वैकेंसी काफी कम दिखाई गई है। हालांकि वैकेंसी उससे ज्यादा डेफिनेटली आएगी, ये 100% श्योर है और काफी अच्छी वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। सो आप यहां पर सीधा सीधा समझ सकते हैं कि बस कुछ दिन और बाकी हैं। किसी भी दिन आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है, या मैं कहूं शॉर्ट नोटिस मिल सकता है, क्योंकि पहले रेलवे शॉर्ट नोटिस देता है, उसके बाद फिर आपको देता है मेन नोटिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ दिन बाकी है। अब मेरे भाई इंपॉर्टेंट डेट्स की तो हम लोगों ने बात कर ली। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जरा इस पर हम लोग थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो मेरे भाई यहां पर जरा आप देखेगा दो तरीके की पोस्ट हैं। एक में हमने कहा कि लेवल 2 और 3 की पोस्ट है और दूसरी पोस्ट है आपकी लेवल 4, 5 एंड 6 की। तो जितनी भी लेवल 2 और 3 की पोस्ट होंगी ये हमारे पास अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है, अगर आप 12th पास हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और दूसरी पोस्ट है हमारे पास ग्रेजुएट वाली, यानी कि लेवल 2 और 3 को हटा दें तो लेवल 4, 5 और 6 में जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हो पाएंगे वही फिल कर पाएंगे। सिंपल सी बात ये होगी कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ग्रेजुएट है तो वो जितनी भी पोस्ट मैंने यहां पर लिखी है, जितनी भी ये नेम ऑफ द पोस्ट है, ये सारे के सारे के लिए वो एलिजिबल है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने केवल 12th पास किया हुआ है वो केवल ये ऊपर वाली पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होगा। कौन कौन सी पोस्ट आती है इसमें? एक तो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेन क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। और अगर हम ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट यानी कि टीए आता है, गुड्स गार्ड आता है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, जूनियर अकाउंटेंट आता है, सीनियर टाइम कीपर आता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस आता है और स्टेशन मास्टर आता है, जिसमें असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यानी कि एएसएम की पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। तो ये तो आप समझ गए कि किस पोस्ट के लिए आपकी 12th क्वालिफिकेशन चाहिए और किसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लिस्ट ऑफ पोस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब सबसे जरूरी बात है कि इन पोस्ट के लिए हमारी आयु सीमा जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब किस आयु की लिमिट के साथ हम इनके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, यानी कि 12th लेवल की पोस्ट के लिए। यानी कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो 12th पास जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर उसके फॉर्म को फिल करना चाहता है तो वैसे जनरली एज लिमिट मेरे भाई 18 से 30 वर्ष मांगी जाती है। जनरली 18 से 30 वर्ष मांगी जाती है, लेकिन इस बार आप लोगों को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 3 वर्ष के रिलैक्सेशन के बाद आपकी जो उम्र की यहां पे सीमा हो जाएगी वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिसकी उम्र 18 से 33 वर्ष है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यहां पे ध्यान रखना, जो 18 यानी कि जो मिनिमम उम्र है ये बेटा सभी के लिए सेम है, सेम फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए सेम हो जाएगी। लेकिन जो 33 मैक्सिमम वाली है ये केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। ये जो 33 है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी को तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एससी एसटी की बात करूं तो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, उन सभी को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
और क्या मिलेगा उस पर भी हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। किस डेट से मांगी जाएगी बेटा, किस डेट से मांगी जाएगी ये तो नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगा। किस डेट को 18 आपकी कंप्लीट होना चाहिए, किस डेट को 18 कंप्लीट होना चाहिए या 33 से ज्यादा ना हो, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने कहा डेट एग्जैक्ट आपको पता लगेगी आफ्टर द नोटिफिकेशन। जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि डेट हमारे पास क्या है। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि जो लोग भी 12th पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे उनमें किसको कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 36 वर्ष तक ओबीसी कैटेगरी वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, इसका मतलब ये लोग जो है वो 38 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र, मिनिमम मैंने कहा सबके लिए सेम है। अब यहां पर एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, ओबीसी से, एससी एसटी से। तो यहां पर देखिए सब कुछ बताया हुआ है कि कैंडिडेट जो है मस्ट हैव 30 इयर्स प्लस द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इन डिफेंस प्लस 3 इयर्स। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव 33 इयर्स प्लस द नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस डिफेंस प्लस 3 ईयर। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये 35 ईयर है, ये 33 है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं इन जनरल, ये इन जनरल है, ये इन जनरल है। लेकिन आप जब कोविड का जोड़ लोगे तो यहां पर बेटा आपका 3 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे तो 38 हो जाएगा। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो मेरे भाई ये हो जाएगी। ठीक है, अपर एज लिमिट यहां पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसके बाद अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी वालों को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए जहां पर भी हम लोग रिलैक्सेशन की बात करें, आपको पता है मैक्स 33 है, मिनिमम सभी के लिए सेम है। तो जहां पर भी रिलैक्सेशन की बात हो रही है तो इस मैक्स में प्लस करना है। जैसे अनरिजर्व्ड को यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो 43 वर्ष तक फॉर्म को फिल कर सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 46 वर्ष तक मेरे भाई फॉर्म को फिल कर सकता है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 48 वर्ष तक फॉर्म को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। ये बात यहां पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो डोमिसाइल्ड है जम्मू एंड कश्मीर से इस डेट के बीच में, तो वहां पे अनरिजर्व्ड के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए क्या है, यहां पर बताया गया। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो रेलवे स्टाफ में सर्विंग कर रहा है, कैजुअल लेबर है, या ग्रुप सी या ग्रुप डी में काम कर रहा है, तो उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट होंगी वो क्या होंगी, वो भी यहां पर बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में काम कर रहा है रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे रेलवे कैंटीन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, तो उनके लिए भी यहां पर क्या क्या होगा, अनरिजर्व्ड के लिए क्या होगा, ओबीसी के लिए क्या होगा, एससी एसटी के लिए क्या होगा। और अगर कोई विडोज है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, या फिर ऐसी है जो जुडिशली सेपरेट है लेकिन उनकी दोबारा शादी नहीं हुई है, तो वहां पे अनरिजर्व्ड 35 साल तक, ओबीसी 38 साल तक, और एससी एसटी 40 साल तक इस फॉर्म को जो है वो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ग्रेजुएट पोस्ट की बात करते हैं कि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपकी जो अपर एज लिमिट है वो जनरली ये होती है। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 18 से 33 वर्ष होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 18 से 33 वर्ष। लेकिन इस बार मिलेगा आपको कोविड का एज रिलैक्सेशन, यानी कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो तो 18 ही होगी, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग भी 36 साल तक जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ड्यू टू कोविड 3 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास मौका रहेगा, रिलैक्सेशन वही मिलेंगे। ओबीसी को अपर एज लिमिट में 3 साल का मिल जाएगा, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के रिलैक्सेशन जैसे वहां पे थे अपर एज लिमिट में, वैसे यहां पर भी हो जाएंगे। पीडब्ल्यू कैंडिडेट में देखें अनरिजर्व्ड में 10 साल का वहां पे भी था, तो ये अपर में जोड़ना है। जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम कितनी यहाँ पे 36 है, तो 36 में मेरे भाई 10 जोड़ोगे तो 46, 36 में यहाँ पे 13 जोड़ोगे, फिर यहाँ पे 36 में क्या जोड़ोगे, 15। यहाँ पे मैंने शायद 1 मिनट रुक जाए, यहाँ पे हाँ 33 था। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा, मतलब 36 में 10 जोड़ा, ये 46 वर्ष अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ये 36 13 कितना हो जाएगा, 49, और 36 और 15 कितना हो जाएगा, 51। यानी इतने वर्ष तक ये फॉर्म को जो है वो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जम्मू कश्मीर वाला है तो उसको ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट रेलवे स्टाफ का है, अनरिजर्व्ड से है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो उसको ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। अगर कोई क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव से है तो उसको ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। और अगर कोई विडोज या डाइवोर्स्ड है तो उसको भी कैटेगरी वाइज ये एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे सीधी उम्र बताई गई है कि किस उम्र तक वो लोग फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। मतलब ये लोग 38 साल तक, ये लोग 41 साल तक, ये लोग 43 साल तक, ऐसे इसमें सारी जगह आपको बताया गया है कि कौन कितना जो है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि किस
पोस्ट के लिए हमें कौन सी स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए? जनरली तो 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, क्या इसके अलावा भी कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए? कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर क्या हम लोगों को इसके लिए ITI की जरूरत तो नहीं है? तो ये सारी बातें आपको यहां से पता लग जाएंगी। जैसे कोई भी बच्चा अगर कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए कर रहा है तो उसकी डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बस केवल वो ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। अगर गुड्स गार्ड के लिए कर रहा है तो यहां पर भी देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो देखिए डिग्री किसी की भी हो, डिग्री किसी की भी हो, लेकिन टाइपिंग प्रोफिशिएंसी चाहिए है हिंदी या इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है और वो है टाइपिंग। टाइपिंग आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक की टाइपिंग आपको यहाँ पे चाहिए होगी। अगर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है तो यहाँ पर भी आप देखें नॉर्मल डिग्री चाहिए है, लेकिन डिग्री की साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए है। सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे भाई डिग्री चाहिए है आपको, ठीक है, बस केवल डिग्री चाहिए, ध्यान रखिएगा। सीनियर टाइम कीपर के लिए अगर मैं बात करूं तो डिग्री तो चाहिए है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी पता लगता जा रहा होगा कि कौन कौन सी जो पोस्ट है वो टाइपिंग वाली है और कौन कौन सी पोस्ट है जो बिना टाइपिंग वाली है। जैसे अगर कोई बच्चा ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए करता है तो नॉर्मल मेरे भाई डिग्री चाहिए आपको, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, टाइपिंग की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका देखिए 12th होना चाहिए, इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम 50% नंबर के साथ आपका क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, और 50% मार्क्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST PW और एक्स सर्विसमैन। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं जो परीक्षा है वो आपने कम से कम 50% अंकों के साथ पास कर रखी हो। लेकिन ये 50% की सीमा जो है वो SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, मतलब वो केवल पास हो जाए वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सेम क्राइटेरिया है कि 12th में आपकी 50% होना चाहिए। SC ST के लिए कैटेगरी नहीं रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक की टाइपिंग आना चाहिए। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए आपको 12th चाहिए है, कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी आपका यहाँ पे लगेगा। जूनियर टाइम कीपर के लिए अगर हम बात करें तो 12th चाहिए 50% मार्क्स के साथ, SC ST के लिए क्राइटेरिया नहीं, लेकिन साथ ही साथ टाइपिंग भी आपको हिंदी इंग्लिश की चाहिए। और ट्रेन क्लर्क हमारे पास एक और ऐसी जॉब है जो 12th से ही भर पाएंगे, 50% नंबर के साथ चाहिए है, और इसमें भी आपकी टाइपिंग नहीं होगी। काफी लोगों का ड्रीम होता है कि वो ट्रेन क्लर्क बने, अच्छी जॉब होती है। वैसे NTPC से जितनी भी पोस्ट मिलती है सारी बहुत अच्छी होती है। तो अभी हमने जान लिया कि कब फॉर्म आएंगे, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है, कौन हम 12th से भर पाएंगे, कौन ग्रेजुएशन से भर पाएंगे, टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, इसके अलावा क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी बातें हमने जान ली। अब बात आती है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से हमारा एग्जाम होगा और कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला वाला, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दूसरा वाला, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि प्री होगा, इसको आप कह सकते हैं मेंस होगा। तो 2 स्टेज के एग्जाम होंगे, स्टेज 1 स्टेज 2। उसके बाद मेरे भाई देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, किसके लिए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। बाकी लोगों के लिए क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा टाइपिस्ट। अभी मैंने बताया था कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए, अगर आप ASM और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एक साइको टेस्ट देना होता है, और अगर आप बाकी पोस्ट के लिए करते हैं जहां पे टाइपिंग है तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं जिसमें टाइपिंग नहीं चाहिए, ना ही इन दोनों के अलावा है, जैसे ट्रेन क्लर्क, तो सीधा फिर आपका अगला पड़ाव आ जाता है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो बहुत नॉर्मल होता है, उसकी डिटेल भी अभी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब पहला एग्जाम जो होगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए मेरे भाई उसमें मैथ्स आएगा आपका 30 नंबर का, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आएगा 30 नंबर का, मतलब 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर की आएगी। इसके अलावा जीके जीएस आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि ऋणात्मक अंकन होगा कितने का, 1/3 का, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपके 1 क्वेश्चन के नंबर यहाँ पे कट जाएंगे। 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
फिर जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका CBT 2 होगा, उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएसई आएगी, मतलब सब्जेक्ट सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाएंगे, यहाँ पर 35 और 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब 35 मैथ्स से, 35 रीजनिंग से और 50 जीके जीएस से। कुल अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और समय वापस से आपको 90 मिनट का ही मिलेगा। वहां पे 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 90 मिनट में, यहाँ पे 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग वहां पर भी होती है CBT 1 में, यहाँ पर भी 1/3 की मार्किंग ही आपकी होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, जब आपका CBT 1 और CBT 2 हो जाएगा, उसके बाद मैंने कहा कि टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा किनके लिए? जो टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। साइको टेस्ट होगा उनके लिए जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और साथ ही साथ ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई टाइपिंग टेस्ट में? अभी मैंने बताया था कि इंग्लिश और हिंदी किसी की भी टाइपिंग दे सकते हो। देखो किस किस के लिए होगा? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के कम टाइपिस्ट के लिए होगा, सीनियर टाइम कीपर के लिए होगा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा और जूनियर टाइम कीपर के लिए होगा। इतने लोगों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग होगा नेचर में, और जो मार्क्स आप टाइपिंग स्किल टेस्ट में ऑब्टेन करेंगे, साफ साफ कहा गया कि वो मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। दिस इज ओनली क्वालिफाइंग, यानी कि मेरिट जो है वो इसके आधार पर नहीं बनेगी। और कैंडिडेट से कहा गया कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की स्पीड होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की स्पीड होना चाहिए। किस पे? ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। बिना स्पेलिंग चेक के, बिना किसी एडिटिंग फैसिलिटी के जो आपकी इंग्लिश की स्पीड चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए है और हिंदी वाली कितनी चाहिए? 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। इसको क्वालिफाई जब आप कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जहां पे देखिए कहा जा रहा है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट फर्स्ट ऑन सेकंड स्टेज CBT 2, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं उनके बिहाफ पर फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका सेकंड वाले एग्जाम के बिहाफ पर बनेगी। मेरिट लिस्ट जो बनेगी बेटा वो CBT 2 एग्जाम के बिहाफ पर बनेगी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है? नोट करना है कि मेरिट आपका जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा उसी के बिहाफ पर यहाँ पे बननी है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं जो कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है, हालांकि लगभग मैंने बता दिया आपको। देखिए टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसको मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपको एक्वायर करनी पड़ेगी फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। हालांकि नंबर नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, बात मैंने बता दी। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें जाते हैं। देखिए टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 10 मिनट की होगी। टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी बेटा 10 मिनट की होगी। अगर कैंडिडेट इसको क्वालिफाई नहीं करता है, जो स्पीड मेंटेन करी गई है, बताई गई है, तो वो कंसीडर किया जाएगा अनसक्सेसफुल, मतलब वो उसका टाइपिंग टेस्ट कैंसिल माना जाएगा कि वो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं किया, और उसको दोबारा किसी भी आगे की चीज के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा और ना ही उसको दोबारा मौका मिलेगा। मतलब एक बार में ही, वन टाइम में ही आपको टाइपिंग टेस्ट क्या करना है? क्वालिफाई करना है। कैंडिडेट को ऑन टाइपिंग मशीन, अच्छा ये वाला पॉइंट इनवैलिड है, अब ये वाला पॉइंट हटा दो आप। ठीक है, अब आपकी जो टाइपिंग होती है वो कहां पे होती है? अब टाइपिंग होती है आपके कंप्यूटर पे, आपको अपना कंप्यूटर नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड टाइप विल बी इग्नोर्ड, ये इग्नोर करी जाएंगी, बाकी आपको स्पीड निकालनी है, उसके बारे में पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पर आते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए किस स्टैंडर्ड का मेडिकल टेस्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए क्वालिफाई करते हो तो देखिए B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर आपका लगता है। स्टेशन मास्टर के लिए A2 लेवल का लगता है, गुड्स गार्ड के लिए A2 लेवल का लगता है, ऐसे ही जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए C2। तो ये आप लोग एक बार पूरी लिस्ट देख लेना कि किसके लिए, किस पोस्ट के लिए कौन सा लेवल का टाइपिंग जो मेडिकल टेस्ट है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन किया गया है। उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया कि अगर किसी में A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए तो फिजिकल फिट तो होना चाहिए, मतलब नॉर्मली फिजिकल फिट हो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना हो, ऐसी कोई बीमारी ना हो जो सही ना की जा सके। इसके अलावा उसका जो विजन है, डिस्टेंट विजन, दूरी विजन, वो 6/6 और 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे बताया गया नियर विजन 0.6 विदाउट ऑफ विद ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर विजन का टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, मायोपिक विजन का भी टेस्ट पास करना पड़ेगा, नाइट विजन का भी करना पड़ेगा और वीनोक्यूलर विजन का भी टेस्ट उसको पास करना पड़ेगा। मतलब इनमें से कोई भी रोग जो है वो आईज वाला उसको नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी समझ लो कि 6/6 और 6/9 क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप राइट हैंडर है, अगर आप राइट हैंडर है तो आपकी राइट आई 6/6 होना चाहिए और लेफ्ट आई 6/9 होना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो आपकी लेफ्ट आई 6/6 होना चाहिए और राइट आई 6/9 होना चाहिए। ये बात आपका यहाँ पे समझने वाली बात है कि 6/6 और 6/9 का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है,
अगर मैं A3 में बात करूं तो A3 में देखो वही स्टैंडर्ड है, इसके अलावा सारा कुछ वही होगा। अगर मैं B2 में बात करूं तो फिजिकल फिट तो होंगे ही, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है, ये 6/6 और दूसरी जो आपकी अदर आई है उसका 6/12 है, ठीक है, उसका क्या है 6/12 है। पावर ऑफ लेंस शुड नॉट एक्सीड, अगर लेंस आपने लगाए हुए हैं तो उसकी पावर 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। बाकी सारा कुछ सेम है, बाकी सारा कुछ मेरे भाई क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखे साफ साफ एक चीज और समझें, यहाँ पे कहा इतना होना चाहिए विदाउट और विद ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर दिस। ये नियर विजन की बात हो रही है, दूर विजन की बात हो रही है, नियर विजन यहाँ पर भी यही है कि विद और ग्लास के साथ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगा हो उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन इतना विजन आना चाहिए, ऐसा ना हो कि इससे भी खराब स्थिति आपकी आई की हो। अगर C2 लेवल का किसी में है तो उसमें क्या चाहिए, उसमें भी 6/12 का है, 6/6 6/12, और इसके अलावा ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ठीक है काम वाम तो कर लेंगे, इसमें जो सैलरी हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो अगर हम सैलरी पे नजर डालें मेरे भाई, तो देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो वेतनमान है वो 19,900 है, मतलब ये बेसिक पे है। बेसिक पे के बाद कितनी सैलरी बनेगी अभी बताऊंगा। तो देखिए लेवल टू की जितनी भी जॉब होगी सबका बेसिक कितना है, 19,900 है। लेवल 2 की जितनी भी पोस्ट है सबका बेसिक 19,900 है। लेवल 3 की जो पोस्ट है उसका बेसिक सैलरी 21,700 है। लेवल 4 की जॉब का 25,500 है। इसके अलावा लेवल 5 की जॉब की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक 29,200 है, और लेवल 6 की जॉब का जो है वो 35,400 बेसिक है। अब बेसिक के बाद कितनी किसकी सैलरी बनेगी जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगर हम लेवल 2 पे आ जाएं और मिनिमम डेटा लेके चलें तो देखिए बेसिक पे मान लीजिए आपका 19,900 है, ठीक है। ग्रेड पे आपके पास यहाँ पे कितना है, 2800 का है। डीए जो कि 50% अभी चल रहा है, जो कि कितना चल रहा है 50%, तो इस सैलरी का 50% आपको डीए मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा मेरे भाई एचआरए मिनिमम लिया है 10%, इसका भी क्राइटेरिया बता देता हूं। देखिए मैक्सिमम 30%, 20% और 10%, ये 3 स्लैब होते हैं। मैं यहाँ पर मिनिमम लेके चल रहा हूं। मिनिमम क्या, यानी आपकी पोस्टिंग जो है वो 5 लाख से कम वाली आबादी में होती है। अगर आपकी पोस्टिंग 5 लाख से कम आबादी में होती है, जहां की आबादी 5 लाख से कम है, तो आपको 10% एचआरए मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी कहीं पे होती है जहां पे 5 से 50 लाख के बीच लोग रहते हैं तो 20% एचआरए मिलेगा। और अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी कहीं किसी जगह पे होती है जहां की आबादी 50 लाख प्लस है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम लिया है, तो कुल जो सैलरी है वो 33,856 आपकी यहाँ पे बनती है लेवल 2 के लिए इनिशियल स्टार्टिंग में। लेवल 3 के लिए मेरे भाई बात करें तो सारी चीजें मिला के आप देखो, सारी चीजें मिला के यहाँ पर जो कुल सैलरी आपकी बनेगी वो 36,736 रुपए बनेगी। किसके लिए, लेवल 3 पोस्ट के लिए। जब आप स्टार्ट करते हो तब, स्टार्टिंग का बता रहा हूं। अगर आपका सिलेक्शन लेवल 4 पोस्ट के लिए होता है यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हुआ है टोटल, एक बार जरा मैं देख लूं, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ टोटल जो है वो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 32 आ रहा है, 32 नहीं होना चाहिए, 38 के आसपास होना चाहिए। मैं एक बार क्विकली टोटल कर देता हूँ। देखिए 25,500 प्लस में हमारे पास 2800 यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा, डीए मिलेगा हमारे पास 12,750, ठीक है। इसके बाद 2016 ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर है। हालांकि ट्रेवलिंग अलाउंस भी वेरी करता है, मिनिमम ही लेके चले हैं हम, और एचआरए भी मिनिमम लेके चले हैं, ठीक है। एचआरए भी क्या चले हैं, मिनिमम लेके चले हैं। तो अगर हम ये सारा लेके चलें, ये सारा लेके चलें मेरे भाई, 25,500, 2800, 12,750, 2016, 25,50 तो ये सैलरी हो जाती है 45,616, ठीक है। ये सैलरी मेरे भाई 45,616 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, 45,616। यानी कि अगर आप लेवल 4 के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में बनेगी वो 45,616 के आसपास जो है वो बन जाएगी। यहां पर मेरे भाई बात करें लेवल 5 पोस्ट के लिए, तो देखिए बेसिक ये है, ये सारा कुछ अगर हम मिला दें तो यहाँ पे कुल सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग में बनती है वो 48,736 के आसपास यहाँ पे सैलरी बनेगी। और अगर किसी भी बच्चे का लेवल 6 के लिए अगर सिलेक्शन होता है, मिनिमम में लेके चल रहा हूं, एचआरए और टीए दोनों मिनिमम लेके चले हैं, तब भी जाके आपकी जो है वो 58,000 के आसपास सैलरी बनती है। मतलब मैं अगर ये सोच रहा हूं कि अगर आप एक बहुत ही छोटी जगह पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है जहां पे 5 लाख से कम लोग रहते हैं, तब भी आपकी इतनी सैलरी जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। ये सैलरी की बात होगी। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं कि कैरियर ग्रोथ क्या मिलती है, तो मान लीजिए आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पर रिक्रूट हुए हैं, तो फिर बाद में आप सीनियर क्लर्क बनेंगे, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद फिर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं तो आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनेंगे, फिर चीफ ट्रेन क्लर्क बनेंगे, फिर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बनेंगे, उसके बाद फिर आप गुड्स गार्ड तक जा सकते हैं, ठीक है।
जूनियर टाइम कीपर अगर आप बनते हैं तो सीनियर टाइम कीपर हो जाएंगे, फिर सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 2 हो जाएंगे, फिर सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 1 हो जाएंगे। ट्रेन क्लर्क पे अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो सीनियर ट्रेन क्लर्क बनते हैं, फिर चीफ ट्रेन क्लर्क आप जो है वो बन जाते हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क से अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट और फिर डिप्टी स्टेशन मास्टर। तो ये आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है। अगर आपका रिक्रूटमेंट एज अ ट्रैफिक असिस्टेंट होता है तो सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट आप बन जाते हैं। गुड्स गार्ड होता है तो पैसेंजर गार्ड, एक्सप्रेस गार्ड, सेक्शन कंट्रोलर और फिर चीफ कंट्रोलर, यहां तक आप जा सकते हैं। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आप चीफ ट्रेन क्लर्क और फिर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तक जा सकते हैं। ये नॉर्मल प्रमोशन है, बाकी आप जीडीसी वगैरह के एग्जाम देके तो आप किसी भी पोस्ट पे जा सकते हो। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए बात करें तो चीफ ट्रेन क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो जाता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए बात करें तो अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी अकाउंट ऑफिसर, चीफ अकाउंट ऑफिसर, फाइनेंशियल एडवाइजर, यहां तक आप जा सकते हैं। ठीक है। सीनियर टाइम कीपर की बात करें तो सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 2, सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 1 और स्टेशन सुप्रीडेंट, असिस्टेंट ऑपरेशन, डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, ये कौन जा सकता है? स्टेशन मास्टर का प्रमोशन जो है वो यहां तक हो सकता है। ठीक है। किन किन का क्या काम है? जूनियर क्लर्क की अगर हम बात करें तो जूनियर क्लर्क का काम होता है टाइपिंग करना, जो भी डिपार्टमेंट उसके फाइनेंस और अकाउंट में आएगा, असिस्ट करना हायर ऑफिसर्स को डेटा एंट्री वर्क में और सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना, साथ ही साथ इंटरनल ट्रांजैक्शंस को चेक करना, ये इनका काम होता है। अगर मैं अकाउंट क्लर्क टाइपिंग की बात करूं तो इसका काम होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितताएं हैं उनका पता लगाना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को असिस्ट करना यानी कि हेल्प करना, मैनेज करना और कंपाइल करना, बजट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आते हैं उनको कंपाइल करके उनको मैनेज करके रखना। रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा एंट्री वर्क के लिए और मॉनिटरी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्या करता है? ट्रैक करता है, देखता है। जूनियर टाइम कीपर का काम होता है असिस्टिंग द सीनियर टाइम कीपर इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, और उसको क्या करना होता है? वो नेटवर्क को भी सिंक्रोनाइज करने को, मैनेज करने का काम जो है वो करता है। जो ट्रेन क्लर्क है उसका काम क्या है? टू ट्रैक द नंबर ऑफ कोचेज ऑफ द ट्रेन, टू मेंटेन द जनरल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ट्रेन, ट्रेन में कितने कोच हैं और कितनी ट्रेन यहां पर है उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना। कॉमर्शियल कम टिकट ये क्या करता है? जो इशूइंग द रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड टिकट्स। कॉमर्शियल कम टिकट ये आप जो टिकट विंडो पे आप लोग देखते हैं वो कॉमर्शियल कम टिकट वाले होते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट का काम होता है, ये ट्रैफिक और सिग्नल के लिए होता है, इंश्योर करता है कि भैया सारे पैसेंजर ट्रेन सेफ रहें, मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है ट्रैफिक प्रोग्राम को, साथ ही साथ डिफरेंट शिफ्ट में ये क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। गुड्स गार्ड की बात करें तो इंश्योर करता है ब्रेक कनेक्टिविटी एंड मॉनिटर टू द व्हीकल, और इनको वर्क करना पड़ते हैं, मतलब स्टेशन मास्टर के साथ कम्युनिकेशन का काम भी यही करते हैं, यानी कि उनको इन्फो देने का काम भी यही करते हैं। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो ये इशू टिकट को चेक करते हैं और मॉनिटर और चेक करते हैं बुक, लगेज और गुड्स को। ठीक है, मतलब जो आप देखते हो कि स्टेशन पे जो लोग चेकिंग के लिए खड़े होते हैं उनका वो होते हैं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका काम होता है सुपरवाइज करना जूनियर को और उनको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना क्लरिकल जॉब्स की। ऑल द फाइनेंस रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना ऑल इंडोर रिलेटेड एक्टिविटीज। वंस सेलेक्टेड फॉर अ पोस्ट टोटल ऑफ 40 डेज ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द सीनियर कम। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग भी होगी आपकी कितनी? 45 दिन की ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है। ऐसे अगर मेरे भाई हम लोग यहाँ पे बात करें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की तो इसके ये सारे काम हैं, आप इनको देख सकते हो। सीनियर कम टाइपिस्ट के काम, कॉमर्शियल अप्रेंटिस के काम, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। स्टेशन मास्टर के क्या काम है, यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीजें 1 बाय 1 आपको पूरा डिटेल में बना के रखी है। ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनटीपीसी की तो हमारे साथ देखें, बढ़िया ये एक बैच मैंने एनटीपीसी के लिए और सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया है। 299 में आपको ये बैच मिल रहा है। अगर आप इसको 31 जुलाई से पहले एनरोल कर लेते हैं, अगर 31 जुलाई से पहले एनरोल कर लेते हैं तो आपको ये बैच 299 रुपए में मिल जाएगा। अदरवाइज इसकी फीस बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको कंटेंट मिलेगा, पूरा डिटेल कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको ठीक है अपडेटेड कंटेंट, डिजिटल क्लासेस 0 से एडवांस लेवल तक, और साथ ही साथ जो हमारी क्लास होगी उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी अधिक जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9 AM पे फ्री क्लास चलती है, इसके अलावा रात में 9 PM पे भी फ्री क्लास चलती है। और बैच से ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है डूबुक ऐप को, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
लिंक दी हुई है डूबुक ऐप को, या प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।